इंट वाई इक्वल्स टू यहाँ पे 10,000 लिखा है एंड इंट वाई इक्वल्स टू 34 लिखा है। प्रिंट बोला गया है हेलो वर्ल्ड %d। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीए सीईटी 2025 का स्लॉट 2 का कंप्यूटर सेक्शन का पेपर एंड डिटेल में हम जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कैसे आपको सॉल्व करना है एंड जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो दिखाऊंगा ताकि आपको प्रिपरेशन करने में जो है वो हेल्प हो। साथ ही में कमेंट्स में मुझे ये बता देना कि नेक्स्ट हम जब वीडियो बनाए तो कौन से सेक्शन से स्टार्ट करें, मैथमेटिक्स, लॉजिकल या फिर इंग्लिश। तो जिसके भी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे वो स्लॉट हम जो है वो सॉल्व करेंगे एंड उसके में जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो मैं आपको जो है वो दूंगा। तो जल्दी से एक बार जो कमेंट है वो कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा स्लॉट 2 का कंप्यूटर का पेपर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स का एंड फिर आपको सबसे लास्ट जो है वो कंप्यूटर का सेक्शन देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखना कि कोई भी सेक्शन आप कभी भी जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी एक सेक्शन आपको इजी लगता है वहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा। तो स्टार्ट करते हैं एंड इसका पूरा आपको मैं ये भी दूंगा नोट्स, ठीक है। तो पहले जो नोट्स है वो मैंने पहले से ही कोर्स में अपलोड कर दिए हैं, ये भी जो है वो मैंने अभी अपलोड कर दिया। कैसे एक्सेस वगैरह करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर डैश, ठीक है। ऑप्शन है डज नॉट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड नहीं करता है ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो इसे तो आप पहले ही जो है वो एलिमिनेट कर दो। अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसमें थोड़ी प्रोबेबिलिटी रह सकती है, तो इसके बारे में आप सोच सकते हो। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज एंड फिर है दोस्तों अंडरस्टैंड ओनली हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स रहने के चांसेस है। ये आंसर तो बिल्कुल नहीं रहेगा, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इसको पहले ही एलिमिनेट कर देने का। एंड फिर यहाँ पे देखो गाइस 3 ऑप्शंस है। अब 4 में से अगर आपको कुछ नहीं आता है इसके बारे में तो तुक्का मारोगे तो 3 में से ही मारना, चौथे को छोड़ देना, ठीक है, बिकॉज वो एकदम बाहर का है। अब यहाँ पे गाइस जो एक्चुअल आंसर है वो है दोस्तों अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, बिकॉज कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज ही जो है वो पता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए होती है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके। तो इसका आंसर जो है वो ये रहना चाहिए। एंड इसकी जो इंपॉर्टेंट थेरी है वो मैंने यहाँ पे डाल दी है कि CPU अंडरस्टैंड ओनली मशीन लेवल लैंग्वेज, देन ALU कैलकुलेशन रजिस्टर्स, मतलब इससे रिलेटेड अगर कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें जो है वो इंक्लूड है। जैसे रैम वोलेटाइल होता है, रोम परमानेंट होता है, फिर इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट और इसके टाइप के जो क्वेश्चंस है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ये हो गया, विच यूनिट परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस, फिर विच यूनिट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो ये सारे जो भी इससे रिलेटेड या फिर इसके आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैंने यहाँ पे जो है वो डाल दिए हैं। तो एक बार ये जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, तो इससे आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा एंड इससे रिलेटेड आसपास कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो इसका आंसर जो है वो है दोस्तों 403 अंडरस्टैंड ओनली मशीन लेवल लैंग्वेज। एंड इसने यहाँ पे जो है वो गलती कर दी थी, यहाँ पे इसने हाई लेवल दोनों टिक कर दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देन दोस्तों साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर्स इज, तो यहाँ पे सिंपल पूछा है कि एक टाइम पे अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स प्रोसेस होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब जिसने पढ़ाई नहीं की होगी वो पता है यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीटास्किंग जो है वो टिक कर देगा, ठीक है। बिकॉज अभी के ज़माने में एक साथ 4-5 चीज़ें करने को मल्टीटास्किंग बोलते हैं, वो सीधा रिलेट करेगा एंड यहाँ पे जो है वो टिक करेगा। ये तब भी हो सकता है गाइस कि सपोज़ आप अपना मैथ्स और इंग्लिश एंड लॉजिकल पहले सॉल्व कर रहे हो एंड लास्ट के 10 मिनट आपने कंप्यूटर के लिए जो है वो रखे हुए हैं सॉल्व करने के लिए, तो घाई घाई में जो है वो आप मल्टीटास्किंग के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हो। तो इसलिए जो आपका सेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है उसे पहले सॉल्व करो, जहाँ पे स्कोरिंग ज़्यादा है वो सॉल्व करो। बिकॉज आप कंप्यूटर का क्वेश्चन राइट करो या फिर मैथ्स का करो, मार्क्स आपको 2 ही मिलने वाले एक राइट आंसर पर, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीटास्किंग है, फिर है टाइम शेयरिंग है एंड मल्टी प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एलिमिनेशन का यूज़ करके, टाइम शेयरिंग तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसे क्रॉस कर सकते हो एंड तुक्का भी मारना है तो 3 के अंदर ही मारना है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसका आंसर जो है दोस्तों वो है मल्टी प्रोसेसिंग, बिकॉज एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस हो रहे हैं, तो मल्टी प्रोसेसिंग इसका आंसर रहना चाहिए। काफ़ी सारे लोग इसको मल्टी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं बिकॉज प्रोग्राम्स जो है वो रन हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। मल्टी प्रोसेसिंग इसका आंसर रहेगा। इसकी जो थेरी है दोस्तों वो भी मैंने यहाँ पे जो है वो डाल दिया है। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से आपको रिमेंबर करना है, देखो मीनिंग क्या है, मेनी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट टास्क एट द सेम टाइम, इंक्रीज स्पीड एंड परफॉर्मेंस। फिर यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग का मैंने बताया है, सिस्टम हैज़ 2 और मोर प्रोसेसर्स। मल्टी प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं कि दो या फिर उससे ज़्यादा प्रोसेस एक साथ जो है वो चल रही है। इट इज़ अ हार्डवेयर फीचर। अभी सपोज अगर आपको पूछा गया कि मल्टी प्रोसेसिंग जो है
वो कौन सा फीचर है, सॉफ्टवेयर फीचर है, हार्डवेयर फीचर है या फिर और कोई फीचर है, तो उसमें फिर आप इसे जो है वो टिक कर सकते हो। या फिर इसके आसपास अगर क्वेश्चन बनता है तो वो आप यहाँ से पहले ही जो है वो पढ़ लोगे। फिर अगर लास्ट ईयर मल्टी प्रोसेसिंग का आया था तो इस साल हो सकता है मल्टीटास्किंग पे आ जाए या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग पे आ जाए या फिर मल्टी थ्रेडिंग पे आ जाए। तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। साथ ही में इसका आपको डिफरेंस बिटवीन भी मिल जाएगा। तो जब भी आप रिवीजन करोगे तो ये टेबल अगर आप एक बार याद कर लोगे तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये भी है, साथ ही में इससे रिलेटेड और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे सपोज सिस्टम विथ मोर देन वन CPU इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है मल्टी प्रोसेसिंग। एंड फिर ऐसे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो आप एक बार चेक कर लो, थोड़ी सी रिवीजन कर लो, तो आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे हमारा, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 56। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा आपको जो है वो ध्यान रखना है, एंड जो ट्रिक हमने बताई है उसका यूज़ करके हम जो है वो इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है ऑक्टल को। ठीक है, इसको जो है वो हमें हेक्साडेसिमल में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, जब ये मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि 56 को हमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप 5 लिख दो। ठीक है, एंड यहाँ पे आप जो है वो 6 लिख दो, बीच में एक लाइन निकाल दो। अब 6 को आप बाइनरी में जो है वो कैसे लिखोगे। ठीक है, 6 को बाइनरी में हम कैसे लिख सकते हैं वो तो ट्रिक आपको पता ही है, 1 2 4 और 8 ऐसे लिख देना। अभी हमको क्या बनाना है, 6 के लिए हम यूज़ करेंगे 4 और 2 का, और यहाँ पे जो है वो रहेगा हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाइनरी रहेगा इसका 6 का वो रहेगा 1 1 0। ठीक है, 5 का बाइनरी क्या रहेगा, हम यूज़ करेंगे 4 और 1। ठीक है, तो इसमें हमारा रहेगा 1 0 1। ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप गलती ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे जो है वो 0 लिखोगे। ठीक है, तो आप 4 डिजिट्स का जो है वो बना सकते हैं, तो वैसे मत बनाना, बिकॉज यहाँ पे हमें डेसिमल टू ऑक्टल करना है। तो इसमें करना क्या पड़ता है कि पहले हमें नंबर का जो है वो बाइनरी करना पड़ता है, एंड फिर उसको जो है वो 4 4 के ग्रुप में जो है वो डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अभी हमारे पास जो नंबर है वो आ चुका है ऐसे 1 0 1 1 1 एंड 0। ठीक है, तो अभी इसको हमें जो है पूरा नंबर ऐसा पूरा जो है वो लिखना है, एंड फिर उसके बाद इसको जो है वो 4 के बिट्स में जो है वो डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको हम ये 4 हमने अलग से कर दिए, एंड इसको 4 करना है, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा 0 जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज 0 के ऐसा कोई मीनिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी फिर हमें जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसको हम जो है वो हेक्साडेसिमल में जो है वो कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, अभी इसको हम जो है वो हेक्साडेसिमल में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल क्या होता है, 0 से 9 तक जो है वो सेम नंबर्स होते हैं, एंड फिर उसके बाद 10 को जो है वो हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, फिर 11 को जो है वो किया जाता है बी से, तो ऐसा एफ तक जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये नंबर क्या है देखो, जहाँ पे जैसे है हमारा ये वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 1 1 एंड 0। ठीक है, तो इसका अगर हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है एंड 8 है। तो लिया क्या जा रहा है, 8 4 एंड 2। ठीक है, तो 8 + 4 12, 12 + 2 14 यहाँ पे जो है वो हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो 14 हमारा कैलकुलेट हमें करना है। ठीक है, तो 14 को हेक्साडेसिमल में हम क्या बोलते हैं, बस वही आपको कैलकुलेट करना है। तो 9 हो जाता है हमारा, फिर 10 जो होता है वो है ए, फिर 11 होता है बी, और फिर 12 होता है सी, 13 होता है दोस्तों डी, एंड 14 हमारा होता है ई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ई जो है वो पहला रहेगा। अब यहाँ पे ई वाले 2 है ऑप्शन। ठीक है, तो एक में पहले ई है एंड दूसरे में बाद में ई है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला ई निकला है। ठीक है, तो ई जो है वो एंड में रहेगा, एंड ये क्या है हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 1 2 4 8 लिखोगे आप, तो ये 2 पे ही है, तो ये 2 रहेगा। तो हमारा आंसर जो है वो रहना चाहिए दोस्तों 2E। ठीक है, एंड बेस में जो है वो रहेगा 16। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर जो है वो रहना चाहिए। तो इतना भी कैलकुलेट अगर आप करना सीख गए तो ये आप डायरेक्ट टिक कर पाते, बिकॉज यहाँ पे ई जो है वो बाद में है। तो आंसर जो है वो है 2E बेस 16, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वही आंसर है। तो इसमें दोस्तों बस ट्रिक ये है कि आपको पहले जो नंबर्स है उसको जो है वो सेपरेट करना है, इसको जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करना है,
एंड कन्वर्ट करने के बाद फिर आपको जो है वो 4-4 के इसमें जो है ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है। बट कन्वर्ट करने के टाइम ही अगर आप इसको 4-4 में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग आ सकता है। तो पहले कन्वर्ट करो, पूरा नंबर लिखो एंड फिर उसके बाद 4 के इसमें जो है वो डिवाइड करो, तो ऐसे प्रॉब्लम सारे आपके जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको नहीं समझा होगा तो मैंने यहाँ पे पूरी थ्योरी जो है वो दे रखी है एंड क्वेश्चंस भी जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो दिए है, तो इनकी एक बार प्रैक्टिस आप जो है वो कर लेना, तो आपके ये सारे क्वेश्चन जो है वो निकल जाएंगे एंड आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ ही में कन्वर्जन का आप एक आधी यूट्यूब वीडियो जो है वो देख लेना, या फिर मैं एक पूरा अच्छा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो कोर्स के अंदर ही जो है वो डाल दूंगा, तो उससे आपको जो है वो हेल्प होगी एंड बाद में जाके जो है वो प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये है कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको मेरी ट्रिक पता होगी तो आप इजीली जो है वो सॉल्व कर पाओगे। ट्रिक सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे देखो हेक्साडेसिमल जब भी बाइनरी में कन्वर्ट होता है तो आपको सिंपली इस नंबर को जो है वो बाइनरी कन्वर्ट करना है एंड सबको डिवाइड करना है अपने 4-4 के ग्रुप में, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जब हम करते हैं तो स्टार्टिंग में आप 4-4 के ग्रुप्स में जो है वो अपना कैलकुलेशन जो है वो करो। यही अगर ऑक्टल होता है तो पहले 3-3 में करते हैं एंड फिर उसको जो है वो 4 में डिवाइड करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ए का हमें जो है वो निकालना है बाइनरी, फिर 3 का हमें बाइनरी निकालना है एंड फिर 5 का बाइनरी निकालना है। अब ए का मतलब क्या होता है हेक्साडेसिमल में, जो अभी मैंने आपको बताया था 9 के बाद अगर 10 हमें रिप्रेजेंट करना है तो 10 को हम जो है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए को हमें बस बाइनरी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ए मतलब होता है 10, हमारा रूल क्या है 1, 2, 4 और 8, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए 10, 10 के लिए हम क्या करेंगे 8 + 2, ठीक है। तो 1 0 1 0, ठीक है, बराबर है। 8 को हमने लिया और 2 को लिया, जिनको नहीं लिया उसके नीचे 0 लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा 10 का हो गया। फिर 3 का चाहिए, 3 के लिए हम क्या करेंगे 2 और 1 लेंगे, 8 और 4 नहीं लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 0 0 1 1। फिर हमें 5 चाहिए, 5 के लिए लेंगे हम 1 और 4, तो यहाँ पे रहेगा हमारा 0 1 0 और 1, ठीक है। तो बस आपको ये वाला नंबर जो है वो देखना है। अब यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, 0 का तो कुछ बाइनरी रहता नहीं है, तो आपको बस 0 लगा देना है, पॉइंट देना है एंड ये आपका पूरा जो है वो आंसर रहेगा। अब देखना है कि यहाँ पे आंसर जो है वो क्या मैच हो रहा है, ठीक है। अब इतनी करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये अगर आप इतना भी करोगे तब भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप निकाल पाते, कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमेशा क्वेश्चंस के ऑप्शंस को जो है वो सही से देखा करो, सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शंस हमेशा जो है वो देख लिया करो। अब देखो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए बोला है, बस सेम टू सेम नंबर हमें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, कुछ भी उसके ऊपर ऑपरेशन नहीं करना है। तो अगर सेम नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आंसर में पॉइंट भी जो है वो रहना चाहिए, मतलब 0 पॉइंट से ही स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे जहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, मतलब ये दोनों ऑप्शन जो है वो इनवैलिड है, तो हमारा आंसर दोनों में से जो है वो यहाँ पे ही जो है वो रहेगा, ठीक है। अब देखो अगर आपको नहीं भी आता होगा ये ऑपरेशन, बस अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ करते तो ये 2 ऑप्शन रहते ही नहीं, ये आप एलिमिनेट कर देते एंड इन दोनों में से आप जब सॉल्व करते तो आपके आंसर राइट आने के जो चांसेस है वो 50% से जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम दो। बहुत सारे लोग मैथ्स में टाइम देते हैं, मैं बोलूँगा कंप्यूटर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो अपना पेपर। यहाँ पे 20 में से अगर आपने 15 से भी ज़्यादा सॉल्व कर लिया तो काफ़ी अच्छा परसेंटाइल आगे जाके आपको जो है वो मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि 2 ऑप्शन ही है जहाँ पे हमारा पॉइंट से जो है वो आंसर स्टार्ट हो रहा है। हमारा पहला ए का जो आंसर है वो क्या आया 1 0 1 0, यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है 0 1 0 1 एंड यहाँ पे क्या है 1 0 1 0, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग जो है वो सही है, बाकी आप इसको पूरा जो है वो मैच कर लो, हमारा आंसर जो है वो यही रहना चाहिए, ठीक है। तो पूरा कैलकुलेट नहीं भी करते, बस बेसिक आप ऑप्शंस एंड सही से समझोगे तो ईजिली ये आंसर जो है वो आ जाता। एंड इसको सॉल्व करने के लिए आपके सेकेंड्स मतलब 30 सेकेंड से ज़्यादा जो है वो नहीं जाने चाहिए बाद में। देन है दोस्तों सेट ऑफ रूल्स, इसकी भी मैंने थ्योरी वगैरह जो है वो दे रखी है या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो, आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। एंड ये पीडीएफ दोस्तों आपको जो है वो मेरे कोर्स में मिल जाएंगे, जिसका प्राइस बहुत ही कम रखा है। इसमें दोस्तों आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे आपको MCCT पेपर का पूरा एक्चुअल फील जो है वो आएगा। साथ ही में यहाँ पे आपको PYQ सेक्शन वाइज टेस्ट तो मिलेंगे ही, साथ ही में MC के जो सॉल्व पेपर्स है स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 का, उसके जो भी नोट्स है वो सारे यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। एंड अभी आगे जाके अगर मैं मैथ्स वगैरह का बनाऊंगा तो वो सब कुछ भी आपको इसी सिंपल कोर्स में जो है वो मिल जाएंगे। तो पहले तो हमने बस मॉक टेस्ट डाला था, अभी एडिशनली मैं ये सारी चीज़ें आपको जो है वो दे रहा हूँ, तो जिन्होंने बाय किया उनको तो पहले से मिल जाएगा, अगर आपने नहीं किया है तो आप बाय कर सकते हो, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एंड सारे जो पेपर्स वगैरह वो सब कुछ आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो, इससे काफ़ी हेल्प होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप में यूज़ करना है तो वहाँ पर भी आप टेस्ट एंड ये सारा कॉन्टेंट जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे मैंने नोट्स भी दिया कि कैसे आपको ऐप का यूज़ करना है या फिर
आपका आईफोन है या फिर लैपटॉप है, कैसे यूज़ करना है सब कुछ बताया। एक बार पढ़ लेना, आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा आंसर है वो काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो लोगों को हो सकता है। जैसे यहाँ पे प्रोसीजर लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज है, कमांड लैंग्वेज है एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये बोला है कि कंप्यूटर को ऑपरेशंस कराने के लिए हमें क्या बोलना पड़ता है या फिर किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसका सिंपल आंसर जो है वो रहना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही सारे ऑपरेशंस होते हैं। बट यहाँ पे ऑप्शन जो है वो काफ़ी सारे हैं। जैसे कमांड लैंग्वेज जो है वो हो सकता है कि जब हम कमांड देंगे तभी तो कमांड करेगा। कोई अगर ज़्यादा ही कॉमन सेंस का यूज़ करता है तो वो इसको भी जो है वो टिक कर सकता है। तो हमेशा थोड़ा जो है वो टाइम दोगे तो ज़्यादा बेटर वे से आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे। बाकी इसकी एडिशनल मैंने थोड़ी थ्योरी जो है वो ऐड की है, जिससे हो सकता है आपको हेल्प हो। जैसे प्रोसीजर लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज एंड कमांडिंग लैंग्वेज से क्या होता है वो यहाँ पे मैंने जो है वो बता रखा है, ताकि अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो आपसे मिस ना हो। एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज यहाँ पे हमने जो है वो डाल दिया है, जैसे स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन आते हैं तो एक बार ये पढ़ लो, तो इससे आपका सारी चीज़ें जो है वो हो जाएगी। अब बढ़ते दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है ए ऑफ एन इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, क्या है, डिजाइंड टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग स्टार्टिंग। अब यहाँ से अगर ये अगर आपने पढ़ लिया तो क्लिक होना चाहिए, स्टार्टिंग द कंप्यूटर, मैनेजिंग प्रोग्राम्स, मैनेजिंग मेमोरी एंड कोऑर्डिनेटिंग टास्क बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, एप्लीकेशन सूट है, कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे अगर आप ये पूछोगे खुद से कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, बेसिक। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा रहना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जैसे कुछ कीवर्ड्स है, तो उन कीवर्ड्स में से जो स्टार्टिंग द कंप्यूटर ये कीवर्ड अगर आप पकड़ते तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो राइट आता, ठीक है। जैसे इसका भी जो है वो राइट आया है। बाकी हो सकता है कुछ लोग जो है वो एप्लीकेशन सूट को भी जो है वो क्लिक कर सकते हैं, बिकॉज एप्लीकेशन सूट मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो रहेगी। एंड यहाँ पे भी इन्होंने मल्टीपल चीज़ें जो है वो बताई है, ठीक है। बट स्टिल स्टार्टिंग द कंप्यूटर यहाँ पे जो है वो लिखा है, तो इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप क्लिक करने के मैक्सिमम चांस होते हैं। तो ये थोड़ा ईजी लेवल वाला क्वेश्चन हम जो है वो बोल सकते हैं। इसके लिए भी गाइज हमने यहाँ पे जो है वो चीज़ें ऐड कर दी है। अगर आपको और इससे रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कुछ और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है तो ये भी एक बार जो है वो टिक कर लो, पढ़ लो, ठीक है। तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपके मन में पूरा सारी जो चीज़ है वो याद रहेगी। एक बार अगर ऐसे कीवर्ड्स आपको दिखेंगे तो आप देन इजीली टिक कर पाओगे क्वेश्चंस के आंसर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी। ये तो भाई हद से ईजी है, ठीक है। अगर आपने मेरा कोई भी ये वाला वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 100% आपसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो राइट ही टिक होगा। सिंपल यहाँ पे बोला गया है कि इसका आंसर क्या है, तो हमको क्या ऊपर ये लिख देना है 1 2 4 8, फिर 8 के आगे क्या होता है 16 होता है। इसका बस आपको डबल करना है, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब इसको आपको नीचे लिख देना है। यहाँ पे क्या है 1 1 है तो 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब इसका हमें एडिशन करना है तो जहाँ पे 1 है उसको ऐड करेंगे। 16 है, फिर 4 है, फिर 2 है एंड फिर 1 है। 16 + 4 20, 20 + 2 22 है और 1, तो आंसर रहना चाहिए हमारा 23, ठीक है। तो ये अगर आपसे मेरा वीडियो देखा होगा, ये ट्रिक आपको पता होगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 110% आपका राइट होना चाहिए। तो बहुत ईजी था ये। देन है दोस्तों, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। एंड ये कोड से जो अभी क्वेश्चन हमने किया तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए हैं, बहुत ही इजी है, बस आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आता है, तो आपका समझना कि आपने राइट किया है। देखो ये क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे, कोई अगर 2 मिनट में सॉल्व कर रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये टाइम सेविंग क्वेश्चन था, ईजी पीजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपके 10 सेकंड जाने चाहिए, ना कि 2 मिनट। तो सिंपल चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो इम्प्लीमेंट करो, आपका सॉल्व हो जाएगा। देन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। तो ये जो है वो थोड़ा ध्यान से देखना तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, हैशटैग इंक्लूड इंट मैन, सॉरी, इंट वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे 10,000 लिखा है एंड इंट वाई इक्वल्स टू 34 लिखा है। प्रिंट बोला गया है हेलो वर्ल्ड %dy। ठीक है, जब भी %d होता है, %d का मतलब होता है दोस्तों इंटीजर जो है वो हमें प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर जो है वो है 10,034, तो y का क्या इंटीजर है वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, सिंपली है, सिंपल चीज़ है। तो प्रिंट करने को बोला है हेलो वर्ल्ड
और y के अंदर जो भी इंटीजर असाइन हुआ होगा वो हमें यहाँ पे प्रिंट करने के लिए इस प्रोग्राम में बोला गया है। ऑप्शन क्या है, पहला है दोस्तों कंपाइल एरर, दूसरा है हेलो वर्ल्ड 34 एंड 1000, अब यहाँ पे 1000 लिखा है और यहाँ पे 10,000 है तो ये तो रहना ही नहीं चाहिए कभी आंसर, ठीक है। देन है हेलो वर्ल्ड फॉलोड बाय अ जंक वैल्यू, ठीक है। तो अभी दोस्तों सबसे पहले तो कौन सा आंसर नहीं रहना चाहिए वो हमेशा आपको देखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सिंपल है, ये तो ज़िंदगी में कभी रहेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1000 है एंड यहाँ पे दोस्तों 10,000 है, तो ये तो कभी आंसर रहेगा नहीं, ठीक है। देन है हेलो वर्ल्ड 34, तो क्या ये रह सकता है या फिर नहीं? तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि हाँ यार 34 जो है वो रह सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें y की वैल्यू पूछी है, पहले तो यहाँ पे x की वैल्यू है, दूसरी y की वैल्यू है, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो सकती है अगर आप एकदम जल्दी में जो है वो चीज़ें सॉल्व करोगे, बिकॉज अगर आप C की प्रैक्टिस करते हो या फिर C++ की प्रैक्टिस करते हो, वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पहले x की वैल्यू जो है वो डिफाइंड होती है एंड फिर y की वैल्यू जो है वो डिफाइंड होती है, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे दोनों जगह y लिखा हुआ है, बट आपका माइंड जब आप फास्ट चीज़ें करोगे तो वो ऐसा रिप्रेजेंट करेगा कि बेटा यहाँ पे जो है वो x लिखा है, भले ही वहाँ पे y लिखा है, बट आप जो है उसको सोचोगे कि यहाँ पे x लिखा हुआ है एंड यहाँ पे y लिखा हुआ है। x की वैल्यू तो आएगी नहीं बिकॉज यहाँ पे y की वैल्यू बोला है एंड y की वैल्यू यहाँ पे 34 है। तो अगर आप स्पीड में सॉल्व करने जाओगे तो आप इसका आंसर जो है वो हेलो वर्ल्ड 34 जो है वो टिक करके आओगे, बट एक्चुअल में ये आंसर जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे दोस्तों x नहीं है एंड यहाँ पे y है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह y है। अगर यहाँ पे x होता एंड यहाँ पे y होता तो ये आंसर हमारा रहता, बट यहाँ पे दोनों जगह पे y है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि एक ही वेरिएबल को दो जगह जो है वो हम नंबर इंटीजर जो है वो असाइन करें। तो यहाँ पे दोनों जगह पे असाइन जो है वो किया हुआ है, तो ये है दोस्तों एरर। तो इसका आंसर जो है वो रहना चाहिए कंपाइल टाइम एरर, ना कि ये वाला आंसर, ठीक है। तो अगर आप घाई गड़बड़ करोगे तो ये हमेशा मैक्सिमम लोग इसको जो है वो टिक करके आएंगे। अब देखो मैंने तो बस बोला था, ये बच्चे ने देखो इसको ही जो है वो टिक किया हुआ है, बिकॉज वो हमारा होता है ना कि ये मतलब मसल मेमोरी हो जाती है कि पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, भले ही y लिखा है बट ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, इसका आंसर जो है वो कंपाइल एरर रहना चाहिए। और कुछ इसके बारे में जानना होगा तो थ्योरी मैंने थोड़ी ऐड कर दी है कि क्यों इसका मतलब एरर आना चाहिए, क्यों 34 नहीं आना चाहिए, तो ये यहाँ पे मैंने जो है वो डाल दिया है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से वो कोर्स में एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी फंक्शन, ठीक है। तो अभी देखो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो हमने कोर्स बनाया है उसमें मैंने जो है वो एक सेक्शन ऐसे डाला है जहाँ पे आपको और सेक्शन टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने कंप्यूटर के जो कोड वाले क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस, तो वो जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो है वो डाले हैं, तो वो भी आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोला है, इनम बर्ड्स, ठीक है। तो एक अरे जैसा यहाँ पे जिसमें है स्पैरो, पीकॉक, पैरेट, फिर है यहाँ पे इन्होंने जो है वो असाइन किया है नंबर्स को, और एनिमल्स, तो यहाँ पे पहले बर्ड्स है एंड फिर एनिमल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, बस एक ही एनिमल है टाइगर, जिसको इन्होंने एक वैल्यू जो है वो असाइन किया है जो कि है 8, फिर बाकी लायन रैबिट को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। फिर यहाँ से एक्चुअल प्रोग्राम हमारा जो है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इनम बर्ड्स m इक्वल्स टू टाइगर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि m को जो है वो टाइगर जो है वो असाइन किया है, कि m का मतलब अभी होगा टाइगर, ठीक है। तो m में टाइगर को असाइन कर दिया। फिर यहाँ पे इंट के एक वेरिएबल इन्होंने जो है, एक इंटीजर इन्होंने जो है वो डिफाइन किया है इंट के नाम का, ठीक है। और k को बोला है m, ठीक है, कि k इज इक्विवेलेंट टू m, k इज इक्विवेलेंट टू जो है वो m ऐसा कर दिया। पहले m को टाइगर से रिप्रेजेंट किया, फिर k इज इक्वल्स टू m कर दिया, तो इसका मतलब है k इज इक्वल्स टू टाइगर, ठीक है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आके प्रिंट क्या करने बोला है, प्रिंट f %d/n k। अब यहाँ पे दोस्तों जो यूज़ है वो क्या किया हुआ है, %d, साथ ही में यहाँ पे k का जो वेरिएबल टाइप इंटीज मतलब जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो k के अंदर बस वैल्यूज़ जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं, ना कि कोई कैरेक्टर या फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, 0 है, कंपाइल टाइम एरर है, 1 है एंड 8 है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो टाइगर की जो वैल्यू है वो है 8 एंड टाइगर जो है वो इज़ इक्वल्स टू m है, m इज़ इक्वल्स टू k है, ठीक है। तो k इज़ इक्वल्स टू टाइगर होगा एंड टाइगर का जो इंटीजर वैल्यू है दोस्तों वो है 8। तो यहाँ पे जो आंसर है वो दोस्तों वो आना चाहिए 8, ठीक है, ना कि कंपाइल एरर वगैरह। तो हमें बस ये पूछा गया है कि k का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो भी हमारी प्रोसेस हुई है इसके अकॉर्डिंग k का वैल्यू जो है वो 8 रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे पहले से असाइन किया है, k जो है वो उसका टाइप इंटीजर है, यहाँ पे भी %d है। तो इससे आपको समझना चाहिए कि हमें k जो है
वो 8 लिखना है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में टाइगर होता है तो और थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था कि यहाँ पे सपोज टाइगर रहता है तो कुछ कुछ लोग बोलते कि के की वैल्यू हमारी जो है वो टाइगर भी हो सकती है, बट ऐसा नहीं होगा बिकॉज के जो है वो इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ही जो है वो रहना चाहिए। एंड इसका और हमने थेरी जो है वो ऐड किया है थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, तो अगर आपको नहीं समझा होगा तो यहाँ से आप देख के जो है वो समझ सकते हो, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना। देन है दोस्तों हमारा थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, हम थोड़ा जो है वो बोल सकते हैं, ये भी जो है वो थोड़ा इजी ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम जाता। फिर दोस्तों सब्ट्रैक्ट 75 फ्रॉम 59 यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने मेरा स्लॉट 1 वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था, बट वो वाला क्वेश्चन हमने थोड़ा अलग वे से सॉल्व किया था, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था कि 75 माइनस 59 और टूज कॉम्प्लीमेंट वगैरह वहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। तो हमने वहाँ पे क्या किया था, सिंपली इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया था। इसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो डायरेक्ट इसका जो आंसर है वो आता 16, एंड 16 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट कर देते तो आपका जो आंसर है वो आता ये, ठीक है। बट यहाँ पे सिचुएशन जो है वो ऐसी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अगर आप 59 को जो है मतलब 59 में से 75 माइनस करते हो तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ लोग दिमाग लगा सकते हैं कि देखो 59 में से अगर 75 गए तो आंसर जो है वो आएगा -16 बराबर। अब -16 को हम नॉर्मली कैसे लिखेंगे, सपोज़ पहले हम 16 को लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यार जो कंप्यूटर लैंग्वेज है यहाँ पे माइनस वगैरह का कुछ साइन नहीं होता है कि हमने बाइनरी लिख दिया उसके आगे माइनस का साइन लगा दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमें जो है वो 16 को बाइनरी फॉर्म में जो है वो लिखना पड़ता, और माइनस को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, ये है 16 नॉर्मल, ठीक है। अब अगर हमको इसको -16 के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट हम इसका निकालेंगे, मतलब फ्लिप कर देंगे इसको। तो जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 आएगा, एंड जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 आएगा। तो इसका -16 जो है वो हम कुछ इस टाइप से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, 0 एंड जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि इस टाइप का जो आंसर है वो निकालेंगे, ठीक है। जैसे 59 में से 75 माइनस कर दिया, आंसर आएगा -16। 16 को पहले नॉर्मल वे में लिख दिया, और अभी नॉर्मल को माइनस के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम फ्लिप कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं, 0 की जगह 1 एंड 1 की जगह 0, तो ऐसा, ठीक है। बट यहाँ पे दोस्तों ये हो गया नॉर्मल माइनस, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि टूज कॉम्प्लीमेंट में हमें जो है वो करना है। तो जब भी दोस्तों टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज़ हमें करना पड़ता है, सब्सट्रैक्शन ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे जो हमारा ये है, मतलब जो हमारा इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप का जो है वो बनना चाहिए, बिकॉज कंप्यूटर में कभी भी माइनस वगैरह नहीं होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो ऐड ही होती है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस टाइप का जो है वो बनेगा, 59 और यहाँ पे -75, ठीक है। और इसको हमें जो है वो लिखना पड़ता है, जब भी हम ऐसा करते हैं तो 59 प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले 75 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, एंड फिर 59 को जो है वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला मेथड लेके हमें जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन सा मेथड नहीं लेके हमें सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब सपोज अगर यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो नहीं लिखा होता तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ये वाला आता, ठीक है। वही अगर यहाँ पे 75 माइनस 59 होता एंड टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर हमारा आंसर जो है वो नॉर्मल 16 वाला आता, जो कि हमारा ये रहता, ठीक है। बट हमें अभी ये वाला यूज़ करना है जिसमें हमें पहले 75 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है एंड फिर उसको ऐड करना है, तो फिर हमारा आंसर आएगा। तो इसकी मैंने थ्योरी जो है दोस्तों यहाँ पे दी है, मैंने आपको समझाया कि क्यों ऐसा आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले 75 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना ईजी है। 75 को पहले आप जो है वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लो। वो कैसे कन्वर्ट करना है वो तो ईजी है, 2 1 2 4 8 ऐसा सब लिख दो। जो जो हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आपको जो है वो लिखना है, ठीक है। ये हमने कर दिया। जब तो 75 का टूज कॉम्प्लीमेंट जब आपको निकालना है तो पहले आपको इसका जो है वो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है, एंड फिर उसमें 1 ऐड करोगे तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर ये थोड़ा आपको ट्रिकी लग रहा है तो ऐसा हाउ टू कन्वर्ट वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट जैसा एक वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, या फिर मैं उस कोर्स में लिंक डाल दूंगा तो उससे समझ में आ जाएगा। तो पहले 75 का वंस कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल दिया, ठीक है। ये बाइनरी है, बाइनरी को अगर हम फ्लिप करते हैं मतलब 1 की जगह 0 लिखते हैं तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, एंड फिर उसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं तो वो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। फिर इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर जो है वो निकालता है। फिर इसमें MSB
लेफ्ट मोस्ट बिट ये सब रहता है। तो एक बार आप जो है वो पढ़ लेना, ठीक है। मैं समझाऊंगा तो और लंबा हो सकता है, तो एक बार समझ लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बता देना, हम इसके ऊपर कन्वर्जन के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो जो है वो बना देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो दोस्तों वो आना चाहिए ये वाला। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे इस वाले पे टिक कर सकते हैं, तो इसका जो है वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे जो है वो मुझे लगा, मतलब उनके ही डिफिकल्ट होगा जिनको थोड़ा लॉजिक जो है वो नहीं समझ में आएगा। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन जो है वो इस पूरे सेट में मुझे थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे लगा। बाकी 18 के 18 क्वेश्चन जो है वो इजी साइड पे ही जो है वो थे। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो प्रोग्राम है वो दिया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एक पूरा फंक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देता हूँ जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है एंड स्पेशली कंप्यूटर में, तो मैं आपको सिंपली बोलूँगा कि जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है उसमें से रैंडमली आप टिक करके आगे बढ़ जाओ। बिकॉज ज़्यादा टाइम दोगे तो फालतू टाइम वेस्ट होगा एंड जो ईजी क्वेश्चन है वहाँ पे आप टाइम नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पे एकदम टिक करके आप आगे जो है वो बढ़ सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम है तो एक बार पूरे प्रोग्राम को जो है वो अच्छे से पढ़ लेना। जब भी आप प्रोग्राम को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो स्ट्रेट अवे यहाँ से जो है मतलब ऐसे जो है वो स्टार्ट मत करना। हमेशा ध्यान रखना कि इंट मेन से आप जो है वो अपना प्रोग्राम जो है वो पढ़ना स्टार्ट करो। यहाँ से देखो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। इंट आए, फिर यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन फिर आगे ऊपर जो है वो कॉल होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है देखना है। तो यहाँ पे जो है वो फंक्शन कॉल हो रहा है एंड फिर उसके अंदर जो है वो ऑपरेशंस हो रही है। तो ऐसे पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसकी पूरी दोस्तों मैंने समरी जो है वो यहाँ पे जो है वो ऐड कर दी है फ्लो चार्ट के फॉर्म में। यहाँ पे मैंने जो चीज़ें है वो दी है, डायग्राम नहीं बल्कि फ्लो चार्ट, मतलब लिखा हुआ फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एक बार पढ़ोगे तो आपको ये जो है वो समझ में आ जाएगा। बिकॉज हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग जिनको प्रोग्राम थोड़ा नहीं समझ में नहीं आता है तो उनको समझने में डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये पढ़ के आप जो है वो पूरा समझ जाओगे, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप इसको पढ़ सकते हो। जिनको ये सब करना ही नहीं है तो रैंडम टिक करके आगे बढ़ जाना ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो होगा। तो अब बढ़ते दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, एकदम इजी लेवल वाला। -34 को हमें यहाँ पे जो है वो बस वंस कॉम्प्लीमेंट में जो है वो लिखना है। ऑप्शंस जो है वो हमारे हैं यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में। ऑप्शंस हमेशा जो है वो मैं बोलता हूँ कि एक बार चेक कर लिया करो। यहाँ पे ऑप्शन आपको जो है वो 8 बिट्स में जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले तो 34 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 34 को बाइनरी में कन्वर्ट करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट स्टेप। ये लिख देना है आपको, 4 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 8, ठीक है। तो पहले 4 हमारे ये हो गए, फिर यहाँ पे होगा 16, फिर 32, ठीक है। फिर यहाँ पे 64 एंड और एक नंबर आएगा, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब 34 हमें लिखना है। 34 को कैसे लिखेंगे, 32 हमें चाहिए और 2 हमें चाहिए, बाकी जगह क्या आएगा 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक 0, क्योंकि अभी 8 फॉर्म में है ना तो हमें यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 0 0 हो गया एंड यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो फाइनल नंबर हमारा क्या आया, 0 0 1 0, फिर 0 0 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या है -34 लिखना है वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि हमें बस फ्लिप करना होता है, ठीक है। तो जहाँ पे 0 है वहाँ पे दोस्तों जो है वो हमारा आएगा 1 एंड जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमारा आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है तो 1 आएगा, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 1 1, ठीक है। तो क्या ये ऑप्शन यहाँ पे है, तो ये वाला ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल चीज़ थी, -34 आपको लिखना है, कुछ और चीज़ें करनी नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि पहले -34 लिखेंगे एंड फिर उसको वापस जो है वो फ्लिप कर देंगे, तो वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको फाइनल आंसर जो है वो -34 यहाँ पे हमें जो है वो लिखना है। तो -34 आपका कुछ इस टाइप से जो है वो रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। ये होने के बाद दोस्तों है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। अब ये तो बहुत ही मतलब बच्चा क्वेश्चन है, इधर डायरेक्ट आपका बिट आना चाहिए, कुछ ब्लॉक वॉक कुछ नहीं, बिट बाइट नहीं बिट आना चाहिए, ठीक है। अब बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, वो सब कुछ दोस्तों यहाँ पे जो है वो मैंने बता रखा है। आप एक बार पढ़ लो, इससे आपको सारा आइडिया जो है वो आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर लो तो आपका ये वाला चीज़ें जो है वो हो जाएगा। हो सकता है ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए, अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, या फिर कितने बिट का आर्किटेक्चर, ऐसे कुछ भी हो सकता है। इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो इसके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। देन है दोस्तों फिर यहाँ पे विच प्रोग्रामिंग टेक्निक इज यूज टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रोग्राम। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें ऐसे न ग्राफ्स या फिर वो सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है, स्टार्ट है, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया गया है,
फिर इधर से एरो निकल रहा है, ठीक है, फिर इधर से एक एरो निकल रहा है, फिर दोनों में से जो भी सॉल्व होगा वहाँ पे फिर एंड होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बस ये पूछा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड यहाँ पे मैंने बस एक वो चीज़ निकाल दी है, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम जो है वो बोलते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। कुछ लोग इसको सूडो कोड बोल सकते हैं, बट सूडो कोड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दोस्तों फ्लो चार्ट, ठीक है। तो वो भी मैंने यहाँ पे जो है आई थिंक डाला है, कहाँ गया देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट के जो भी और क्वेश्चंस है, जैसे इन फ्लो चार्ट विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट डिसीजन, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसकी एक बार प्रैक्टिस प्लीज़ कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो बाद में आपको जो है वो याद रहेगा, ठीक है। फिर एकदम ही ख़त्म, मतलब ये लेवल है CET का, यहाँ वाला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जितना मुझे पता है। फिर यहाँ पे रिमोट रीड ऑनली रैंडम अरिथमेटिक, ठीक है। तो सिंपल है यार, यहाँ पे आपका जो है वो 2 सेकंड में ये टिक हो जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो सबके ही राइट आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है कि कितना जल्दी वो इजी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो इसका ध्यान रखना। देन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एलिमेंट। अब देखो सॉरी, यहाँ पे ये वाला इस बार पूछा गया है, ठीक है। तो 2026 में क्या पूछा जाएगा, रैम नहीं, ठीक है। रैम की जगह कुछ और पूछा जाएगा, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है दोस्तों कि पी रोम का क्या मीनिंग है, या फिर SSD का क्या मीनिंग है, CPU या फिर ALU का ऊपर आप बन सकते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। या फिर आपका IP TCP HTTP पे आ सकता है, या फिर URL हो सकता है, लैन वैन मॉडेम ओप्स GUI, जो भी हो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने स्लॉट 1 वाले में भी डाला है, स्लॉट 2 के नोट्स में भी मैंने डाला है। तो एक बार इनको पढ़ लेना, क्या पता गलती से ये क्वेश्चन पूछ जाए, तो 2 मार्क्स आपके 2 सेकंड में हो सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एलिमेंट यूज इन कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स के अंदर कौन सा जो ये मटेरियल एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। अब देखो भाई, ये चीज़ भी आपने कोई, अगर आप मतलब मूवीज़ वगैरह देखते हो तो काफ़ी सुना होगा कि सिलिकॉन चिप्स ऐसा कुछ, तो इसका आंसर जो है वो सिलिकॉन है, ठीक है। ना कार्बन है, कार्बन ना आयरन है, ना यूरेनियम है, ठीक है। हमको न्यूक्लियर तो बनाना नहीं है, तो यूरेनियम वगैरह नहीं है, सिंपल आंसर है इसका सिलिकॉन। एंड इससे रिलेटेड भी जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी दोस्तों, तो वो मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड की है। क्या पता इसके ऊपर इस साल जो क्वेश्चन जो है पूछ ले, बिकॉज CET वाले ज़्यादा काम नहीं करते, रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, वो नहीं तो उसके जगह आसपास वाला कोई क्वेश्चन आएगा। अब देखो, विच मटीरियल इज़ कॉमनली यूज टू ट्रेस और रिंग प्रिंटेड सर्किट, ठीक है। तो उसमें कॉपर का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे डाल दिया है, एक बार पढ़ लो तो अच्छा होगा आपके लिए। एंड नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, हाउ इज़ डेटा स्टोर्ड इन डिस्केट। तो यहाँ पे पूछा है कि कैसे डेटा स्टोर्ड होता है। अब आपको यहाँ पे अगर सपोज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा जो एलिमिनेशन का यूज़ है वो कर सकते हो। बात क्या हो रही है, कंप्यूटर मतलब पेपर आपका कंप्यूटर है, मुझे बताओ कि क्या कंप्यूटर में इंक का यूज़ करके जो डेटा है वो स्टोर होगा, ठीक है। तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लेज़र बबल्स, मैग्नेटिज्म या फिर सर्किट्स, तो सर्किट्स या फिर इन तीनों में मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक्चुअल इसका आंसर जो है वो है दोस्तों मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब देखो इसका गलत हुआ है, इसने सर्किट पे ऊपर जो है वो क्लिक किया है, तो इसकी थोड़ी थ्योरी आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये ऐसा चैप्टर या फिर ऐसे क्वेश्चन से अगर आप पढ़ोगे तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। इसमें याद ही नहीं है कुछ या फिर पता ही नहीं है, तो फिर तो गेस वर्क ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, जैसे डिस्केट वाला हमारा था, तो concentric circles on the surface of diskette used to organize data called as tracks, ठीक है। तो इस बार वैसा था, तो इस साल ऐसा आ सकता है। या फिर व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल 3.5 इंच HD फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाल दिए, तो एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है फिर, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया दैट कंपनसेट्स फॉर द डिफरेंसेस इन द डेटा रेट एंड फ्लो रेट। तो जब भी दोस्तों ऐसा आता है ना कि व्हाट इज़ द टर्म टेम्पररी स्टोरेज, जब भी आप सुनोगे तो ये एज अ कीवर्ड आप जो है वो सोच सकते हो, टेम्पररी स्टोरेज। तो ये जो है वो बफर वाला जो है वो आप हमेशा जो है वो ध्यान में रखना कि टेम्पररी स्टोरेज की जब भी बात होती है तो बफर एक चीज़ जो है वो रहती है। तो इसका आंसर जो है वो बफर है, ठीक है। मैंने इसकी थ्योरी जो है वो डाल दिया। तो बफर मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे जैसे अगर आप सपोज एक होता है कि
मैंने पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। 2 जगह होती है, अब ये वाला दोनों जगह जो है वो फ़िल्ड है, ठीक है। अब ये वाला नंबर जो है वो हमें इस वाले नंबर पे जो है वो डालना है, तो इसके लिए हम जो है वो एक और स्टोरेज का जो यूज़ है वो करते हैं। तो पहले ये वाला नंबर यहाँ पे जाता है, फिर ये वाला जो है वो इधर जाता है, एंड फिर वापस ये वाला जो है वो इधर जाता है, तो इंटरचेंज हो जाता है। एंड यहाँ पे हम जो है वो टेम्पररी स्टोरेज का जो यूज़ है वो करते हैं, ठीक है। बस मैं ऐसा बता रहा हूँ, बट ये होता है बफर। तो यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी, जैसे बफर था तो हो सकता है कैचे के ऊपर आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जाए, फिर रजिस्टर या फिर इसके रिलेटेड को अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डाली है, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं। तो आपको अगर नहीं समझा होगा और प्रैक्टिस करना है तो ये कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों फिर हमारा व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी। सीईटी लेवल इधर क्वेश्चन है दोस्तों, इधर देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड एक ही टेक्निक का आपको यूज़ करना है जो कि है अपनी वही वाली टेक्निक। सभी जगह पे जो है वो 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, मतलब सभी जगह के हमें नंबर्स लेना है। 1 + 2 जो है वो हमारा हो जाएगा 3, 3 + 4 होगा दोस्तों हमारा 7, 7 + 8 होगा हमारा दोस्तों 15, और 15 + 16 होगा हमारा 31, ठीक है। 31 हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 31 है, तो ये वाला वही है 1 2, उसके नीचे 1 1 लिखा है, तो सभी को ऐड हम कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। अब ये लेवल था, अभी क्वेश्चन इधर थे, अभी इधर क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब लेवल ही नहीं है इस क्वेश्चन का, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनपुट डिवाइस, मतलब किससे हम इनपुट देते हैं। क्या हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, मॉनिटर से इनपुट देते हैं, स्पीकर से देते हैं, या फिर प्रिंटर से देते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है उन लोगों के लिए जो ये सोचेंगे भाई मेरे पास तो स्क्रीन टच वाला मॉनिटर है, तो मैं तो स्क्रीन को टच करके भी जो है वो इनपुट देता हूँ, तो स्पीकर से तो इनपुट हम देते नहीं हैं, ठीक है। अब कोई बोलेगा भाई मेरे पास तो एलेक्सा है, तो मैं तो स्पीकर से भी इनपुट देता हूँ, मतलब देखो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ तुम, ठीक है। प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर जो है वो नहीं रहेंगे यहाँ पे आंसर, ठीक है। सिंपल है कीबोर्ड। आप ऐसा समझो कि पुराने ज़माने की बात हो रही है, जहाँ पे हमारे पास एक ये रहता था मॉनिटर, यहाँ पे रहता था कीपैड और वो सारी चीज़ें, तो कीबोर्ड से हम जो है वो इनपुट देते हैं, ये वाला जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो कभी कभी। तो ये था दोस्तों हमारा कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस। अब देखो 20 में से जितना मुझे लगे कि 15 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कि मैक्सिमम लोग जो है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने थोड़ी बहुत भी चीज़ें जो है वो पढ़ी होगी। 2 क्वेश्चन जो है वो थोड़े टफ लेवल के मुझे लगे, टफ भी नहीं बट ठीक ठाक थे, जहाँ पे आपका थोड़ा टाइम जो है वो जा सकता है। बाकी 18 क्वेश्चन जो है वैसे थे जो कि सॉल्वेबल है, एंड यहाँ पे आपको 18 में से 18 राइट लाने की चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे। 18 में से अगर आपके 18 राइट आते तो आपको यहाँ पे जो है वो आई थिंक 36 मार्क्स यहाँ पे आपको जब वो मिल जाते। अब 36 मार्क्स जब वो काफ़ी अच्छा नंबर है, बिकॉज फिर अगर आप अदर सेक्शन में थोड़ा थोड़ा भी स्कोर करोगे तो बहुत बढ़िया परसेंटाइल आपका जो है वो आ सकता है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कितना परसेंटाइल आपको लाना है, ठीक है। उसके पहले देखो ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो कोर्स में डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार बाय कर सकते हो। बस 200 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ेगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, एंड और भी जब मैथ्स वगैरह का हम ऐड करेंगे तो इधर ये डाल देंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब कितना स्कोर करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो अगर आपको टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए विदाउट एनी झंझट, तो सिंपल है दोस्तों, आप 150 प्लस जो है वो स्कोर कर लो, आराम से आपको एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। एंड हो सकता है अगर आप कैटेगरी वगैरह में भी बिलोंग करते हो तो आपको VGTI या फिर SPIT जैसे कॉलेज में भी जो है वो एडमिशन मिल जाएगा, अगर 150 प्लस स्कोर अगर आप जो है वो करते हो तो मेन टारगेट तो आपका जो है 150 प्लस ही जो है वो रहना चाहिए, जिसमें आपको अगर अचीव करना है तो कंप्यूटर में जितने राइट आंसर्स आएंगे उतना ही बेटर आपके लिए जो है वो होगा। सेकेंड स्टेज रहेगी गाइज, अगर आपको एक सेफर साइड कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 110 से लेके तो आप जो है वो 130 या फिर 135 तक अगर आपका स्कोर आता है तो आपको मतलब एक अच्छे से डिसेंट से कॉलेज में एडमिशन जो है वो मिल जाएगा, जहाँ पे प्लेसमेंट होने के चांसेस रहेंगे। सभी के प्लेसमेंट नहीं होंगे बट हाँ यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, एंड यहाँ पे आपको जो प्लेसमेंट वगैरह है वो भी हो सकता है। तो अगर आपको 110 से 135 के बीच में मार्क्स मिलते हैं तो जहाँ पे आपका परसेंटाइल भी जो है वो अच्छा बनेगा, तो एकदम बढ़िया चाहिए कॉलेज तो 150 प्लस स्कोर आप करो। अगर डिसेंट सा कॉलेज चाहिए तो 110 से 135 के आसपास स्कोर करोगे तो बढ़िया सा कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। इसके नीचे जाओगे तो फिर डिपेंड करेगा आप कहाँ पे कॉलेज ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। 100 के नीचे तो जो बिल्कुल जाना ही मत, फिर आप MCA कर भी नहीं पाओगे, ऐसा भी जो है वो हो सकता है, बिकॉज मुंबई वगैरह रीजन में तो कॉलेज भी जो है वो ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे मिनिमम कॉलेजेस का जो परसेंटाइल है वो 90 के अबव जाता है। तो 100 के नीचे तो बिल्कुल भी स्कोर मत ही करना।
ट्राई करो, एक तो ये टारगेट लेके चलो या फिर ये टारगेट लेके चलो, तभी आपको जो है वो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज एग्जाम दे के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। बाकी हम इसके स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाएंगे कि कैसे आप इसको अचीव कर सकते हो ईजिली, तो वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी कौन से सेक्शन का हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं वो भी कमेंट्स में बताना, नोट्स आपको मिल जाएंगे कोर्स में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।